बच्चों, बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत है। पीछे के सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए। पीछे के लेक्चर में हम लोग जीवों के जनन शुरू किए। जीवों के जनन में हम लोग अलैंगिक जनन क्या है, उसकी विशेषता क्या है, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं और उस प्रकार के सभी चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं लैंगिक जनन। उससे पहले आप अलैंगिक जनन की कुछ विशेषता को फिर से एक बार समझेंगे, या गुण कह सकते हैं आप। अलैंगिक जनन में किस तरह की विशेषताएं पाई जाती है या अलैंगिक जनन में का क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले आप देखें कि अलैंगिक जनन का सबसे पहला गुण ये है कि उसमें अलैंगिक जनन में केवल एक पेरेंट भाग लेगा, उसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा, उसमें निषेचन नहीं होगा, उसमें युग्मनज नहीं बनेगा और युग्मनज नहीं बनने के कारण वहां भ्रूण का निर्माण भी नहीं होगा। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति हमेशा अपने माता पिता के समान होगा और इस तरह की जो संतति होती है जो अपने माता पिता के समान है, उस संतति को हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहला विखंडन पढ़े, उसके बाद मुकुलन पढ़े, फिर पुनर्जनन पढ़े, फिर बीजाणु जनन पढ़े। इन सारे प्रक्रिया का चर्चा पीछे के लेक्चर में किया जा चुका है। आप एक बार उस लेक्चर को देखेंगे कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किस तरह से पूर्ण होती है जीवों में, या किस तरह से एक कोशिकीय जीव अलैंगिक जनन के प्रक्रिया के द्वारा अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं और उसके बाद वो किस तरह से अपने वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये सारी बात हम लोग पीछे के लेक्चर में जान चुके हैं। आज जो हम लोगों को जानना है वो है लैंगिक जनन। तो देखिए जरा, लैंगिक जनन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है लैंगिक जनन, या आप इसको कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग देखें, अलैंगिक जनन जब पढ़ रहे थे तो उस समय में आपको बताया गया था जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति में केवल एक जीव भाग लेगा। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें संतान की उत्पत्ति केवल एक जीवों के द्वारा पूरी होती है, इस तरह के जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संतान की उत्पत्ति में हमेशा दो जीव भाग लेते हैं। एक जीव जो नर होगा और दूसरा जीव मादा होना है। नर के शरीर में नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा के शरीर में मादा युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक के निर्माण के बाद उस युग्मक का स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण के बाद निषेचन होगा, निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के बनने के बाद भ्रूण विकसित होकर आगे संतति का निर्माण करता है। ये लैंगिक जनन का एक आउटलाइन डायग्राम है। इसको आप अगर याद रखते हैं तो लैंगिक जनन की मुख्य बातें आप यहीं से समझ में आपको आ जाती है। ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, आप केवल ध्यान से देखेंगे, आपको लैंगिक जनन का सारा प्रक्रिया किस तरह से है, वहां घटना क्या क्या है, ये सारी बातें आपको यहाँ समझ में आएंगी। चलिए बढ़ते जरा। लैंगिक जनन के को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए, परिभाषित करने के लिए कहा जाए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो जीव में एक नर और एक मादा जीव मिल करके अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तथा अपने वंश को आगे बढ़ाता है, इसको हम लोग कह रहे हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की विशेषता, लैंगिक जनन में कितना जीव भाग लिया? दो जीव। इस तरह से देखेंगे, यहाँ नर जीव और मादा, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, यानी कि दोनों से क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। दोनों से क्या होगा? युग्मक का निर्माण हुआ। अब आपको यहाँ ये समझना है कि नर से नर युग्मक बनना है और मादा से
मादा युग्मक का निर्माण होना है। ये बात आपको समझ गया कि युग्मक के निर्माण के बाद इस युग्मक का संलयन होगा और इस संलयन को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। युग्मक के संलयन के बाद बनता है युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज। इस युग्मनज के बाद बनेगा आपका भ्रूण और भ्रूण के बाद ये पुनः संतान का निर्माण करता है। जिस जीव का नर और मादा है वो जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति यहाँ करेगी। चलिए, ये कहानी है लैंगिक जनन का एक आउटलाइन डायग्राम का। आपको याद ये रखना है, आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है ये युग्मक अगुणित है या द्विगुणित। आपको याद रखना है कि ये युग्मक अगुणित होना है। ये युग्मक अगुणित होता है। युग्मक जो है ये क्या होना है? अगुणित होना है। जबकि जब आपसे युग्मनज पूछा जाए तो ये द्विगुणित होगा। युग्मक अगुणित होता है जबकि युग्मक अगुणित है, जबकि युग्मनज द्विगुणित संरचना है। देखिए, जायगोट इसको कहा जाता है जायगोट। ये हो गया आपका गैमेट, ये हो गया आपका एम्ब्रियो और इसको हम लोग फीटस कहते हैं। ये कहानी है लैंगिक जनन के एक आउटलाइन डायग्राम। अभी हम लोग लैंगिक जनन के विशेषता के बारे में जरा सा देखेंगे। लैंगिक जनन की विशेषता क्या क्या है। चलिए देखते हैं जरा लैंगिक जनन की विशेषता क्या क्या है। लैंगिक जनन की विशेषता, तो विशेषता का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला विशेषता लैंगिक जनन का ये है, यहाँ पर दो जीव भाग लेगा और इस जीव में एक नर और दूसरा मादा होगा। दूसरा विशेषता ये है युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक के निर्माण के बाद यहाँ पर निषेचन होगा। युग्मक के निर्माण के बाद यहाँ निषेचन होगा। निषेचन के बाद यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज के निर्माण के बाद यहाँ पर ये युग्मनज आगे भ्रूण में विकसित होगा। इस भ्रूण के बनने के बाद ये आगे संतान का निर्माण करेगा और यहाँ जो संतान होगा वो भिन्न होगा, माता पिता से भिन्न होगा, यानी कि अलग होगा। इस संतान का लक्षण इसके माता पिता के लक्षणों से अलग होगी। ये भी बात आपको याद रखनी है। ये सारी विशेषता है लैंगिक जनन का। चलिए आगे हम लोग जीवन चक्र की अवस्था के बारे में देखेंगे। जीवन चक्र की क्या क्या अवस्था है। जनन के आधार पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग जनन को आधार मान ले और उसके बाद हम लोग जीवन चक्र की अवस्था का चर्चा करें तो जीवन चक्र की अवस्था को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला किशोरावस्था, दूसरा जनन अवस्था और तीसरा जीर्ण अवस्था। किशोरावस्था जुवेनाइल फेज कहा जाता है, जनन अवस्था को रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाएगा और जीर्ण अवस्था को सीनेसेंट फेज कहा जाता है। देखेंगे बारी बारी से तीनों किस तरह से हम लोगों के जीवन चक्र में आता है और यहाँ पर कार्य क्या होगा हम लोगों के शरीर में या फिर किसी जीव के शरीर में जहां पर लैंगिक जनन हो रही है वहां पर इस अवस्था में उस जीव में किस तरह से बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहला किशोरावस्था का अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग एक से लेकर यानी कि आपके जीवन काल के फर्स्ट ईयर से लेकर के लगभग 15 ईयर तक का जो एज है किसी भी पर्सन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग क्या देते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद जो अवस्था शुरू होगा एक ऐसा अवस्था, ग्लोबली ध्यान दीजिए, ग्लोबली यह अवस्था डिक्रीज किया है। पहले 18 वर्ष
या कहीं उससे अधिक माना जा रहा था, लेकिन अलग अलग फैक्टर है जो हम लोगों के जीवन चक्र को प्रभावित किया, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव एज में यानी कि जनन अवस्था में काफी घटोतरी हुई है। तो जनन अवस्था एक ऐसा अवस्था है जहां पर कोई भी जीव जनन के क्षम हो सकता है, यानी कि जिस जीव में जनन की क्षमता आ सकती है, जब जिस अवस्था में, उस अवस्था को हम लोग कह देते हैं जनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव फेज। जन्म अवस्था, जनन अवस्था के खत्म होने के बाद ये एज लगभग 16 to 40 आप मान सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद का जो फेज है, यानी कि वो अवस्था जब कोई भी जीव जनन की क्षमता, जब किसी जीव में जनन की क्षमता नहीं होती है, इस तरह के अवस्था को हम लोग जीर्णावस्था या सीनेसेंट फेज के नाम से जानते हैं। अब देखिए जरा, ये किशोरावस्था, ये जो जुवेलाइन फेज है, जिस जुवेलाइन फेज को हम लोग मनुष्य में जुवेलाइन कह रहे हैं, उसको हम लोग प्लांट में वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं, यानी कि कायिक अवस्था के नाम से जानते हैं। जनन अवस्था या जर्णावस्था पादप में भी उसी नाम से जाना जाएगा। बदलाव थोड़ा सा देखेंगे कि मानव में किशोरावस्था के बाद यानी कि जनन अवस्था में जनन अंग विकसित होगा। जनन अंग के विकसित होने के साथ साथ जनद जो है वो भी विकसित होगा। युग्मक का निर्माण होना शुरू होगा। अलग अलग तरह का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो आप मानव जनन में पढ़ेंगे वहां आपको बताया जाएगा। तो वहां पर हम लोग इस चीज के बारे में देखेंगे, द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी मानव में आना शुरू होता है। जबकि अगर हम लोग पादप के जनन अवस्था का बात करें तो वहां पर पुष्प का आना, फल का आना, ये इसी सारे लक्षणों को हम लोग जनन अवस्था में रखते हैं। उसके बाद जीर्ण अवस्था, जनन अवस्था के खत्म होने के बाद, यानी कि ऐसा अवस्था जहां पर जीवों की जनन क्षमता खत्म हो जाती है। अब उसके बाद वो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। इस अवस्था को हम लोग जीर्ण अवस्था के नाम से जानते हैं। जीर्ण अवस्था में जीर्ण अवस्था के बाद जीर्ण अवस्था के आने के बाद जीव धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसित होती जाती है। यानी कि आप एक लाइन में ऐसे भी कह सकते हैं कि जीर्ण अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लोगों की या फिर किसी जीवों की मृत्यु लगातार नजदीक आते जाएगी। जैसा कि आप पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि पृथ्वी पर आने वाले सभी जीव मरणशील है। कोई भी जीव अमर नहीं है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको मरना जरूर है। तो इस अवस्था के बाद ही लोगों की मृत्यु या फिर जीवों की मृत्यु लगातार करीब आती जाती है। ये हुई जनन अवस्था के आधार पर या फिर जीवन चक्र के अवस्था के आधार पर हम लोग कुछ पादप को बांटते हैं, एक वर्षीय और द्विवर्षीय या बहुवर्षीय आप उसको कह सकते हैं। चलिए, कुछ पादप ऐसे हैं जिसका अगर हम लोग बात करें तो उस पादप में होता क्या है कि वर्धीय अवस्था यानी कि ये जो मानव में किशोरावस्था है, उसी तरह से पादप का वर्धीय अवस्था या वेजिटेटिव फेज कई वर्षों तक बना हुआ रहता है और उसके बाद उसमें जनन अवस्था आता है। और कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें वर्धीय अवस्था यानी कि वेजिटेटिव फेज कुछ ही समय तक रहेगा और उसके बाद उसमें जनन अवस्था फिर से आता है। तो जिस पादप में एक ही वर्ष में वर्धीय अवस्था यानी कि किशोरावस्था खत्म होकर के जनन अवस्था आ रहा है, इस तरह के पादप को हम लोग एक वर्षीय पादप कहते हैं। जबकि जिस पादप में 2 वर्षों तक वर्धीय अवस्था बना है, उसके बाद अगर जनन अवस्था आ रहा है, उसको हम लोग द्विवर्षीय पादप, तथा जिस पादप में कई वर्षों के बाद वर्धीय अवस्था खत्म होता है और उसके बाद यहाँ वो जनन अवस्था में प्रवेश करता है, तो इस तरह के पादप को हम लोग बहुवर्षीय पादप के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे जरा, अगर हम लोग एक वर्षीय पादप का बात करें तो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी
ऐसे पादप हैं जहां पर फल या पुष्प जो है वो एक ही साल में आकर के खत्म हो जाता है। जबकि अगर हम लोग बांस या नील कुरंजी का बात करें, बांस का बात पहले करते हैं। बांस क्या है? ऐसा पादप है जिसमें 50 से 60 वर्ष के बाद फूल आता है। जबकि नील कुरंजी का बात करें तो लगभग 12 वर्ष के बाद उसमें पुष्प का आगमन होता है। तो इस तरह के पुष्प को या इस तरह के पादप को हम लोग बहुवर्षीय पादप के नाम से जानते हैं। अब आप ध्यान देंगे, पुष्प के आगमन के आधार पर हम लोग या फल के उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पादप को दो भागों में बांट देते हैं, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। ऐसा पादप जिसमें पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प आता है। पुष्प के आगमन के आधार पर क्या किए, पादप को बांटे दो भागों में, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक ऐसा पौधा, ऐसा प्लांट जिसमें पूरे जीवन काल में केवल एक ही पुष्प का आगमन होगा। ऐसा पादप जिसमें क्या होगा कि पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प का आगमन होगा, उसके बाद वो पादप खत्म हो जाता है। जबकि दूसरी ओर पॉलीकार्पिक वैसा प्लांट है जहां उसके जीवन काल में कई बार यानी कि लगभग हर साल नए पुष्प की उत्पत्ति होती है। इस तरह के पादप को हम लोग पॉलीकार्पिक के नाम से जानते हैं। याद रखना है दोनों बातों को कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक वर्षीय पादप ऐसा पादप है जिसमें पुष्प की उत्पत्ति या वृद्धि अवस्था एक साल में आता है, जनन अवस्था भी उसी साल आकर के वो नए पुष्प का निर्माण करेगा। जबकि द्विवर्षीय ऐसे हैं जिसमें 2 सालों के बाद एक पुष्प का आगमन होगा। तीसरा बहुवर्षीय ऐसा पादप है जिसमें पुष्प की उत्पत्ति कई वर्षों में एक बार होती है। दूसरी ओर पुष्प के उत्पत्ति के आधार पर हम लोग क्या किए, पादप को दो भागों में बांटे, पहला भाग मोनोकार्पिक, दूसरा भाग पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक ऐसा प्लांट जिसमें पुष्प की उत्पत्ति पूरे जीवन काल में एक बार हो रहा है। पॉलीकार्पिक ऐसा प्लांट जिसमें हर साल नए पादप की उत्पत्ति, नए पुष्प की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जरा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंस देख लेंगे। कुछ नहीं करना आपको, अलैंगिक जनन का गुण बताया गया है, लैंगिक जनन का गुण बताया गया है। दोनों के गुण को लिख दीजिए, दोनों का डिफरेंस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्या सब बताया गया ये भी आप ध्यान से एक बार सुन लेंगे फिर से। अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेगा, वहां पर युग्मक नहीं बनेगा, निषेचन नहीं होगा, युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, भ्रूण नहीं बनेगा और उसके द्वारा उत्पन्न संतति अपने माता पिता के समान होगा। जबकि लैंगिक जनन में ठीक इसका विपरीत होगा, 2 जीव भाग लेगा, एक नर एक मादा, युग्मक का निर्माण होगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा और उसके बाद वहां पर जो संतान उत्पन्न होगा वो अपने माता पिता से भिन्न होगा, अलग होगा। इस तरह के संतति जो है वो विकास के प्रक्रिया में यानी कि इवोल्यूशन के प्रक्रम में, इवोल्यूशन के प्रक्रिया में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे लैंगिक जनन की घटना। लैंगिक जनन की घटना, लैंगिक जनन की घटना का चर्चा हम लोग शुरू किए। लैंगिक जनन में देखेंगे क्या क्या घटना है। तो लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 घटना पाया जाता है। क्या सब? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निषेचन पूर्व घटना, दूसरा नंबर में है निषेचन और तीसरे नंबर में है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना क्या है? यानी कि निषेचन से पहले जो हो रही है घटना उसको हम लोग कहेंगे निषेचन पूर्व घटना, और निषेचन के बाद जो घटना हो रहा है
उसको हम लोग कहेंगे निषेचन पश्च घटना। तो लैंगिक जनन के आउटलाइन डायग्राम में हम लोग क्या देखे कि सबसे पहले नर और मादा का भाग लेगा, और नर और मादा के भाग लेने के बाद नर से नर युग्मक बनेगा और मादा से मादा युग्मक बनेगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं युग्मक जनन, यानी कि निषेचन होगा। तो निषेचन है क्या, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन को हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन को हम लोग कहेंगे निषेचन। तो कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन के लिए पहले चाहिए तो युग्मक, तो युग्मक के निर्माण के प्रक्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। अब ये युग्मक जनन फिर से दो भाग में इसको बांटा जाता है, क्या सब, तो सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन, शुक्र जनन, और दूसरा नंबर है अंड जनन, शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्राणु के निर्माण के प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि नर युग्मक शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को आप कहेंगे शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, और अंडाणु के निर्माण के प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे अंड जनन या अंडाणु जनन। अब देखिए जरा युग्मक स्थानांतरण, ये जो शुक्र जनन हुआ यानी कि जो शुक्राणु का निर्माण हुआ, जैसे शुक्राणु का निर्माण हुआ है वो शुक्राणु नर के शरीर में है, जबकि मादा युग्मक अंडाणु मादा के शरीर में। तो नर युग्मक नर के शरीर में, मादा युग्मक मादा के शरीर में उपस्थित है। तो इस युग्मक का यानी कि नर युग्मक का मादा के शरीर में पहुंचना आवश्यक है, तब जाकर के निषेचन होगा। तो ये युग्मक के यानी कि शुक्राणु के मादा के शरीर में पहुंचने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं युग्मक स्थानांतरण, यानी कि युग्मक का नर युग्मक का मादा युग्मक के शरीर में पहुंचने की प्रक्रिया युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। जब ये नर युग्मक मादा के शरीर में यानी कि मादा युग्मक के पास पहुंच गया, तो इस प्रक्रिया को जब पहुंच गया तो पहुंचने के बाद उस दोनों का कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन होगा, उसको हम लोग कहेंगे निषेचन। उसको हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। निषेचन दो तरह का, नर युग्मक और मादा युग्मक के कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन को हम लोग कह दिए निषेचन। अब ये निषेचन कितना तरह का, तो दो तरह का, बाह्य एक्सटर्नल और आंतरिक इंटरनल। यानी कि इस युग्मक का कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन हो कहां रहा है, नर युग्मक और मादा युग्मक का कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन कहां हो रहा है, इसके आधार पर हम लोग निषेचन को दो भागों में बांटते हैं। क्या सब, तो सबसे पहला है वो हम लोग देखेंगे बाह्य, यानी कि अगर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन जीव शरीर के बाहर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। और अगर इसका संलयन नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन आंतरिक यानी कि जीव शरीर के अंदर हो रहा, आंतरिक भाग में हो रहा, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल। मुख्य रूप से ये बाह्य जो है, बाह्य निषेचन, ये मुख्य रूप से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जलीय जीवों में, जैसे मेढक, मछली, इन सभी में बाह्य निषेचन पाया जाता है। जबकि मानव या दूसरे जीव जो जलीय नहीं है उनमें मुख्य रूप से आंतरिक निषेचन देखा जाता है। निषेचन के बाद यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए जब संलयन हो जाता है, उस संलयन के बाद क्या होगा कि ये युग्मनज का निर्माण करता यानी कि जायगोट फॉर्मेशन का कार्य करता है। यानी कि अब जो ऑर्गेनिक संरचना था नर युग्मक और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक जो ऑर्गेनिक संरचना था वो आपस में संलयित हो जाता है, यानी कि मिल जाता है, और वो मिल करके क्या करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। क्या करता है, तो युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज के निर्माण के बाद यानी कि जायगोट के बनने के बाद, अब आप ध्यान देंगे, दो अगुणित संरचना मिलकर के एक द्विगुणित संरचना का निर्माण किया।
देखिए जरा, युग्मनज के निर्माण के बाद ये युग्मनज क्या होता है, विभाजित होता है, टूटता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से लगातार ये विभाजित होते रहेगा और इसके बाद ये एक संरचना का निर्माण करता है जिसको हम लोग भ्रूण के नाम से जानते हैं और इस भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इस युग्मनज के विकास के बाद यानी कि जब ये भ्रूण बना, अब इसके बाद ये किस तरह से संतान जन्म ले रहा है उसके आधार पर हम लोग जीवों को 2 भागों में बांट देते हैं। क्या सब भाग? तो सबसे पहला देखिए, भ्रूण का निर्माण, जब भ्रूण जब आगे विकसित होगा तो वो किस रूप में विकसित होकर के जीव शरीर से बाहर आता है। तो अगर किसी जीव में कोई जीव इस भ्रूण के निर्माण के बाद वो संतान की भी, अपने जैसा संतान भी बना लेता है, तो इसके बाद उस तरह के जीवों को हम लोग कहते हैं सजीव प्रजनन। जो जीव अपने जैसे संतान का निर्माण, भ्रूण से अपने जैसे संतान का निर्माण कर लिया, उस प्रक्रिया को, भ्रूणोद्भव के बाद उस जीव को हम लोग सजीव प्रजनक कहेंगे। लेकिन यदि कोई जीव अपने जैसा संतान नहीं बना पाया और वो क्या करता है, अंडे के रूप में अपने संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसको हम लोग अंड प्रजनक के नाम से जानते हैं। सबके बाद एक टॉपिक और है, अनिषेक जनन, उसको भी आप देखेंगे। क्या है? ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव बिना निषेचन के संतान की उत्पत्ति कर ले। ऐसा प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि कोई भी जीव बिना निषेचन के संतान की उत्पत्ति करता है, तो इस तरह के प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। अनिषेक जनन कई तरह के जीवों में पाया जा सकता है, जैसे छिपकली में भी ये प्रक्रिया पाया जाता है। अनिषेक जनन का महत्व क्या है? तो अनिषेक जनन अपने ही जैसा संतान उत्पत्ति करेगा। दूसरा फायदा ये है कि वहां नर और मादा की जरूरत नहीं होगी। तीसरा फायदा ये है कि लिंग निर्धारण में गुणसूत्रीय सिद्धांत कार्य नहीं करेगा। गुणसूत्रीय सिद्धांत आपको जेनेटिक्स में बताया जाएगा। चलिए, तो ये सारा कहानी है इसका। अब आप जो है थोड़ा सा आपके बुक में एक चीज और दिया है, उसको आप खुद से पढ़ेंगे। क्या है? तो फल यानी कि पौधा के बारे में कुछ चीज दिया। इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब शुरू करेंगे तो उस समय में आपको ये सारा चीज बताया जाएगा। फिर भी आप एक बार रीडिंग लगाएंगे कि जब निषेचन होगा तो फल यानी कि पुष्प में किस तरह से परिवर्तन होगा, वो पुष्प में क्या क्या परिवर्तन करके वो फल का निर्माण करता है, और फल के निर्माण के बाद उस पुष्प के बाकी अंगों का क्या होता है, और कौन सा अंग उस पुष्प का, कौन सा अंग फल का निर्माण करता है। ये सारा चीज एक एक लाइन में वहां दिया है। हम लोग डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में इन सब चीजों का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रख सके। चलिए, आगे का लेक्चर अगले क्लास में, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अगले क्लास में हम लोग कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।